हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे और 5-6 तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका मैंने आपको सबका शॉर्टकट आपको बता दिया कि एग्जाम में आपको बिना सोल्व किए अगर एमसीक्यू में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आप कैसे उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कुछ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपका एमसीक्यू के रूप में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस, यानी आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। मान लो एक ये ए पॉइंट ऐसा है जो इन दो पॉइंट से पी और क्यू से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है ए की जो डिस्टेंस है ना पी से, वो उतनी ही है जितनी इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्यू से है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो आपको ये ए पॉइंट ढूंढना है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट आपको मानना हो तो वो कैसा मानेंगे हम, x,0 के रूप में। तो इस पॉइंट को क्या मान लो आप, x,0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या कंडीशन है आपकी। ए की डिस्टेंस पी से यानी ए पी वो इक्वल है किसके, ए क्यू के। अगर ए पी ए क्यू इक्वल है तो ए पी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू स्क्वेयर। मैं स्क्वेयर क्यों करता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर मेरे को स्क्वेयर रूट लगाना पड़ता है। स्क्वेयर करने से वो स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करो, देखो इन दोनों को आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। एक आप x को पॉजिटिव मान लो, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते थे ना। तो x+2 का होल स्क्वायर होएगा। एक 9 है एक 0 है तो कितना होएगा, 9 का स्क्वायर होएगा। इधर क्या होएगा, देखो x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या होएगा आपका -5 का स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर खोल लो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² + b² + 2ab और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसका स्क्वायर खोलो, a² + b² - 2ab और इसका स्क्वायर कितना होता है 25। अब आप क्या है, दोनों तरफ से जो कटते हैं x² कट गया प्लस 4 कट गया, यहाँ से क्या बच गया 4x। इस -4x को इधर ले आओ, +4x हो जाएगा। ये 25 है ही, इस +81 को उधर ले जाओ तो 8x किसके इक्वल आ गया, -56। तो x कितना आएगा, -7। तो x ही तो निकालना था हमारे को, x निकल गया। उसके बाद पॉइंट आपने क्या माना था, x,0 यानी कि -7,0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -7,0। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस होते हैं कि सब्जेक्टिव के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कहता है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो 1:2 इंटरनली। देखो ये इंटरनली जो वर्ड है ना, इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस के अंदर एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, सिर्फ इंटरनल डिवीजन है। यानी कि आपको इस इंटरनली वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ ये बता रखा है कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में बांटेगा वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। आप कहोगे पहले अगर हमें पॉइंट पता लग जाए तो फिर क्वाड्रेंट तो आसानी से पता लग ही जाएगा। पहले तो आप पॉइंट निकालो, 7, -6 और 3, 4। और ये एक ऐसा पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में बांटता है, 1:2 में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप निकाल ही सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। x की वैल्यू क्या होती है बताओ मेरे को। इस 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 3 से, और इस 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 7 से, और नीचे क्या आता है 1 + 2 यानी कि 3। ये कितना आ गया 14, 14 + 3 17, 17/3 आ गया। y क्या होता है, इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, और इस 2 की मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, -6 से, और डिवाइड बाय कितना आएगा 3 यानी कि -8/3। तो जो ये पॉइंट है हमारा P वो किसके इक्वल आ गया, 17/3 और -8/3। अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता तो ये है, लेकिन आपसे पूछा ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अब मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट का और बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड और इसको बोलेंगे फोर्थ। ये इनके नाम फिक्स होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। आप देख लो x 1 2 3 और y 1 2 3, x और y दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। इसमें देखो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा, और y क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें x और y दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। इसमें x तो क्या है देखो पॉजिटिव है और y क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। अब इसमें से देख लो x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये पॉइंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपकी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन से, क्या रेशो निकालना, रेशो दे रखा था पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी आप निकालना सीख गए, और फिर उसके बाद ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है ये भी आप आसानी से बता सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं एम, एन और पी, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं तीनों। ये ट्रायंगल किस टाइप की होगी? देखो आपको सभी ट्रायंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है, जिसमें दो साइड क्या होती है? इक्वल, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या होती है? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, उसको इक्विलैटरल बोलते हैं। और स्केलन क्या होती है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड इज इक्वल, वो होती है स्केलन। राइट ट्रायंगल क्या होती है? अब राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर? देखो राइट ट्रायंगल प्रूव होती है हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से। ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेनियस है। राइट ट्रायंगल कब बनती है? जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि ये क्या होती है? एक लेंथ ही तो होती है। बेस का मतलब इसकी लेंथ ये 3 है मान लो, परपेंडिकुलर का मतलब ये लेंथ मान लो 4 है, हाइपोटेनियस का मतलब ये लेंथ मान लो कितनी है? 5। आपने तीनों की तीनों साइड निकाल ली, ठीक है। ये ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, आपने तीनों साइड निकाल ली ए बी बी सी सी ए। आप क्या करो? उनका स्क्वायर करो तीनों का। आप तीनों का स्क्वायर करोगे और फिर क्या आएगी? एक 3 का स्क्वायर आएगा, एक 4 का स्क्वायर आएगा और एक 5 का स्क्वायर आएगा। अगर सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर इक्वल आ जाए बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, तब वो ट्रायंगल क्या होती है? आपकी राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो आपको अगर राइट ट्रायंगल प्रूव करनी हो तब भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, और बाकी तीनों में से कोई करनी हो तब भी हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो मैंने ये बेसिक आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसकी मैं तीनों साइड निकाल लेता हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, वो 100% आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर आपसे मिस्टेक होगी तो फिर पूरा चैप्टर ही जो है ना आपको मुश्किल लगने वाला है। ये m से लेके n डिस्टेंस निकाल लो आप। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालते हो? 0 और -5 यानी कि 5 का स्क्वायर, और 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर, ये आ गया √34। अब आप क्या निकाल लो? m n n p निकाल लो, n से लेके p, ये वाली साइड निकाल लो। 3 और 5 कितना होएगा? 8, क्योंकि साइन अपोजिट है इसलिए मैंने जोड़ दिया। और ये कितना हो जाएगा आपका? 4, यानी कि √68 आ गया। इसी तरह से अब आप क्या निकाल लो? m से लेके p निकाल लो, एम पी निकालो। ये कितना आ गया? 3 में से 0 गया 3 यानी कि 9, और ये 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये आ गया आपका √34। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड क्या है? दोनों इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल क्या बनती है? आइसोसेलेस। इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है बिल्कुल, ठीक है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही, ये राइट ट्रायंगल भी है। राइट ट्रायंगल कैसे है? मैं एम एन का स्क्वायर निकालूँ। देखो मैंने कहा था तीनों साइड निकाल के तीनों का स्क्वायर निकाल लो। इसका स्क्वायर कितना होता है? 34। मैं एन पी का स्क्वायर निकालूँ वो 68 है, और मैं एम पी का स्क्वायर निकालूँ वो कितना है आपका? 34 है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो बताओ क्या 68 नहीं आ जाएगा वापस से? तो यानी कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही है, साथ में क्या है? राइट ट्रायंगल भी है। तो इसको बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड। इसका नाम क्या होता है ट्रायंगल का? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि जो राइट एंगल्ड होने के साथ साथ आइसोसेलेस भी हो। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ऑप्शन गिवन है ये गलत गिवन है आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आइसोसेलेस दे दे और राइट एंगल दे दे, ये तो दोनों ही है, ठीक है। आपको लिखा मिलेगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको सारा प्रूव करके बता दिया। अब इसमें देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या निकालना है? रेशियो। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट बना लो आप। 2 3 और ये क्या है आपका? 7 8। अब कहता है ये वाला जो पॉइंट है ना इसको बीच में ले लो कहीं, 4 5। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? मैं मान लेता हूँ k/1 में डिवाइड करता है। तो बताओ मैंने सेक्शन फॉर्मूला में क्या बताया था आपको? इस 4 की हेल्प से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 5 की हेल्प से भी निकाल सकते हो, 4 की हेल्प से भी निकाल सकते हो। तो मैं 4 की हेल्प से निकाल रहा हूँ। आप क्या करते हो? x वाले कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो बस इनको। k की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 7 से। 7 के 1 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2 से, यानी कि 2। और नीचे क्या होता है? दोनों रेशियो का सम, यानी कि k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7k प्लस में 2, और इसकी 4 से करोगे तो कितना आएगा आपका? 4k प्लस में 4, तो यानी कि 3k किसके इक्वल आ गया? 2। तो k कितना आ गया आपका? 2/3। तो रेशियो कितना आ गया आपका? बताओ। 2:3 आ गया। 2:3 ही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। ये आ गया आपका 2:3। मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप y की हेल्प से निकालना चाहते हो तो y की हेल्प से भी निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये 5 की वैल्यू क्या होगी फिर बताओ? फिर y वाले को कंसिडर करो,
एक्स वाले को छोड़ दो, के की मल्टीप्लाई किससे करो अब की बार 8 से, तो कितना होएगा 8 के। 1 की मल्टीप्लाई करो किससे 2 से, यानी कि 2, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम यानी k+1। आपको देखो दोनों चीज़ें आनी चाहिए। एग्जाम में आपको एक से निकाल के दिखानी है, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे घर से तो आप दोनों की करो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा आपका 5k प्लस में 5, तो ये कितना आएगा माइनस करके 3k, और ये आपका कितना आएगा, कहाँ पे मिस्टेक होगी अपनी, 8k प्लस 2, ये कितना है आपका 8k, और सॉरी ये प्लस 2 नहीं है, हम क्या करें y वाली वैल्यू से करनी थी मेरे को, ये 3 करना था, मैं x वाली वैल्यू से कर गया, ये क्या है 3 है आपका, तो 8k प्लस में क्या आएगा 3 आएगा, तो 5 में से 3 गया 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/3, देखो वही 2/3 यहाँ से आई थी वही यहाँ से आ गई, तो रेशो कितना आ गया आपका 2:3। तो आप चाहे x वाली वैल्यू से निकाल लो चाहे y वाली वैल्यू से निकाल लो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको किसी एक से सोल्व करके दिखाना है, या तो y की हेल्प से या x की हेल्प से, दोनों से नहीं करना आपको, ठीक है। एक से कर दोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसमें देखो क्या है, 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी एंड क्यू, 2 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, एंड इट्स सेंट्रोइड इज दिस, और इसकी सेंट्रोइड दे रखी है। आपको आर यानी कि जो तीसरा वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सेंट्रोइड होता क्या है। देखो पहले इसके बारे में हम सीखते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों वर्टिसेस है इसके, पहला है x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है, ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, P जो है ना वो BC साइड का क्या है मिड पॉइंट है, तो इस AP को हम क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। ये वाली AP क्या होती है आपकी मीडियन। इसी तरह से ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, एक ये BQ होएगी और एक ये CR होएगी, और तीनों मीडियन की एक खास बात होती है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास होती है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होता है सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो सेंट्रोइड का तो तीनों x वाली वैल्यू को जोड़ दो, x1 x2 x3, और 3 से क्या कर दो डिवाइड। इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करोगे तो सेंट्रोइड का क्या निकल जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये सेंट्रोइड का क्या होता है फॉर्मूला होता है। यानी सेंट्रोइड होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस। जो ट्रायंगल की तीनों मीडियन होती है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, इसमें आपसे सेंट्रोइड नहीं पूछा, इसमें सेंट्रोइड दे दिया और तीसरा वर्टेक्स पूछ लिया, तो आपको तो वही अपना फॉर्मूला लगाना है। आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लिया आपने, P कितना है आपका -1,4 और Q कितना है आपका 5,2। R नहीं पता आपको, नहीं पता तो इसको x, y मान लो। सेंट्रोइड इसको नाम इसने G दे रखा है 0,3 -3। आपसे कहता है कि इस R की वैल्यू निकालो, आप R की वैल्यू यानी कि x और y की वैल्यू। आप मेरे को बताओ सेंट्रोइड का जो ये x कोऑर्डिनेट होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, इन तीनों x वाली वैल्यू को जोड़ के और 3 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो जोड़ दो। ये कितना है x, ये कितना है 5 और ये कितना है -1, और 3 से क्या कर दो डिवाइड। अब बताओ यहाँ से तो कोई भी बच्चा x की वैल्यू निकाल देगा। x + 4 = 0, यानी कि x कितना आ गया आपका -4 आ गया। अब ऐसे ही y निकालें, y का मतलब ये -3, यहाँ से -3 की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, y प्लस में 2 और प्लस में 4, तीनों y वाली वैल्यू को जोड़ के और 3 से क्या करते थे हम डिवाइड करते थे। तो यहाँ से y + 6 क्या आ गया -9, तो y कितना आ गया आपका -15। तो r आपने क्या माना था x, y, x की वैल्यू कितनी आई बताओ -4 और y की वैल्यू कितनी है -15। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, -4 और -15। तो सेंट्रोइड के ऊपर भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या कहता है, ये मैंने क्वेश्चन कल आपको बताए थे लेक्चर में कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में बांटता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्स एक्सिस का क्वेश्चन आता है तो आप किस पे ध्यान दोगे, वाई कोऑर्डिनेट्स पे। ये 3 है और ये कितना है 6 है, और इसके साइन को इग्नोर कर दो। आप सिर्फ ये मान लो ये कितना है 3:6 है। आप 3:6 का मतलब जानते हो 3/6 यानी कि 1/2, तो ये कितना आएगा आपका 1:2। ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर ओरल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करना है वो मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बना लो जो P और Q को ज्वाइन करने से बना है। P के कोऑर्डिनेट क्या है -3, y, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, y + 4। इसका M जो है ना ये वाला, ये इसका मिड पॉइंट है।
ये मिड पॉइंट है -1,1, आपको y की वैल्यू बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बस आप मेरे को ये बता दो। ये जो -1 वैल्यू होती है मिड पॉइंट की, ये कैसे निकालते हैं हम? x कोऑर्डिनेट है ये, तो दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से क्या करते थे हम, डिवाइड करते थे, यानी कि -3 + 1 और डिवाइड बाय क्या आएगा अपना 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से तो -1 = -1 आ गया, तो ये तो ट्रू है, यानी कि इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। हम दूसरे की हेल्प लेते हैं। इस 1 की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, इन दोनों y वाले को जोड़ो और 2 से क्या करो डिवाइड, यानी कि y प्लस में y + 4 डिवाइड बाय 2। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, देखो कितनी आएगी, 2y + 4 = क्या आ गया 2। तो ये 4 उधर आके माइनस होएगा तो क्या हो जाएगा -2, y कितना आएगा आपका -1। तो आपको y की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई -1। तो सिर्फ आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो ये देखो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी पेपर में पैरेललोग्राम का नाम आपको दिख जाए ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, क्या कि डायगोनल जो होते हैं इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट, यानी कि दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने ये रफ फिगर में बना देता हूँ, इसमें ये रफ फिगर मैंने बना ली, इसका नाम दे दिया ABCD। आपको क्या कहता है इस क्वेश्चन में, देखो, इफ़ these are the 3 vertices of a parallelogram then the coordinates of the fourth vertex। आपको फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 3 के दे रखे हैं, तो मैं निकाल दूंगा बहुत आसानी से। देखो ये कितना है 2, -1, ये कितना है 3, 1 और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था आपको कल भी, अगर आपको पेपर ये आ जाए किसमें, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम है तो क्या होती है फिर बताओ, मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि जो ये दोनों डायगोनल है AC और BD, इनके मिड पॉइंट क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD ये होते हैं। तो अब आप बताओ मेरे को क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब इसका निकालो, -1 + 3, यानी कि 3 - 1 डिवाइड बाय 2, और इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 2 + 1 डिवाइड बाय 2, और इधर वाले का मिड पॉइंट BD का देखो x + 2/2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और y - 1 डिवाइड बाय 2। अब बताओ यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ये कितना है बताओ, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना, x प्लस में 2/2 और यहाँ से कितना आ गया आपका 2/2, यानी कि x + 2 = कितना आ गया आपका 2, क्योंकि 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया आपका 0 आ गया, ये +2 उधर आके क्या होगा -2, 0 आ गया। अब यहाँ से इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लो आप, y ये वाले जो है y - 1 डिवाइड बाय 2 = इसको इससे इक्वेट करो 3/2, 2 से 2 कट गया तो y - 1 किसके इक्वल आ गया 3, तो y किसके इक्वल आ गया 4। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। आपको तो क्या निकालना था, D पॉइंट निकालना था ना, D को हमने x, y माना था, यानी कि x कितना 0 और y कितना 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4,0 नहीं है, क्या है ये 0,4 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो बहुत आसान होता है, पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा कभी भी आपको दिख जाए, आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन आपका जब सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ना तो मेरे को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था कल भी, इस जो AC डायगोनल है ना, इसका x कोऑर्डिनेट दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया बताओ 3 - 1 कितना आ गया 2, इनका सम कितना आया 2 आया। तो इस BD डायगोनल के x कोऑर्डिनेट का सम भी 2 ही आएगा, और ये 2 तो पहले ही है, तो इसका मतलब 2 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, आप कहोगे जी 0 जोड़ो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0। देखो ये x की वैल्यू 0 निकाली थी, सीधी आ गई। अब ऐसे ही इन दोनों y कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 2 + 1 कितना होना चाहिए 3, इनका सम 3 होना चाहिए, तो इस डायगोनल के y कोऑर्डिनेट का सम भी 3 होना चाहिए। ये कितना है -1। अब आप मेरे को ये बता दो, -1 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 3 आ जाए। आप कहोगे जी 4 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4। यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने की कुछ ट्रिक्स होती है, वो आपको माइंड में रखनी है, और वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को किस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो, ये सेक्शन फॉर्मूले का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका पेपर के अंदर। तो ऐसे करोगे, इफ़ द रेशियो इन विच P divides the line segment joining this and this is K/1, then the coordinates of P। यानी आपको ये दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2, और एक P पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है किसमें K/1 में। तो
आपको कहता है पी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप मुझे बताओ सेक्शन फॉर्मूला से ये जो एक्स की वैल्यू है वो हम कैसे निकालते थे बताओ। इन एक्स वाले कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो। इस के की मल्टीप्लाई आप किससे करते थे बताओ, x2 से यानी कि kx2, और इस 1 की मल्टीप्लाई किससे करते थे, x1 से यानी कि x1, और नीचे क्या होता था आपका k+1। और जब y की वैल्यू निकालते थे तो मैंने क्या बताया था आपको, सिर्फ x की जगह y को रिप्लेस कर दो, x2 की जगह क्या लिख दो y2, x1 की जगह क्या लिख दो y1, और नीचे क्या है k+1। तो x और y की ये वैल्यू आएगी। अब ऑप्शन से मैच कर लो, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। x की वैल्यू क्या है देखो, kx2 + x1, kx2 + x1, और ये क्या है ky2 + y1, नीचे k+1 k+1। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन रह गया। अब आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन सेगमेंट का। इस लाइन सेगमेंट का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है उसका मिड पॉइंट। तो सिंपल मिड पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको m को मिड पॉइंट मान लेता हूँ। तो बताओ मेरे को मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, दोनों x वाली वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, -2 -6 डिवाइड बाय 2, और y वाली वैल्यू को जोड़ो 8 -4 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया बताओ, -8 को 2 से डिवाइड करोगे -4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2। तो -4, 2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कहता है, द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेज ऑफ ए। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ना 4, ये चेक करना है कि ये मिलके स्क्वायर बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, ट्रेपेजियम बनाएंगे। आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास के सिलेबस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रेपेजियम प्रूव करना नहीं सिखाया गया। मतलब कि ऐसा कोई मेथड सिलेबस में आपके नहीं है कि आप ये प्रूव कर सको कि इन 4 वर्टिसेस से मिलके एक ट्रेपेजियम बनेगा। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम वाले को तो आप ध्यान ही मत देना, इसको तो कभी भी आप टिक ही मत करना, इसको तो निकाल दो। आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 3। अब मैं बताता हूँ कि स्क्वायर कब बनता है। देखो सबको पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड तो इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की खास बात ये होती है कि चारों साइड इसकी इक्वल होती है, और साथ साथ में दोनों डायगोनल भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायगोनल भी साइड के इक्वल होते हैं। मान लो इसकी जो चारों साइड है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ईच। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। बट सिर्फ चारों साइड इक्वल होने से वो स्क्वायर नहीं बनेगा, उसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। डायगोनल मान लो ये आपका कितना है, 15 है, ठीक है। ये कितना है, 15। तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, आपका 15 होना चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि जितनी साइड है उतना ही डायगोनल, नहीं, डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, तब ये क्या बनेगा, स्क्वायर। लेकिन रोम्बस क्या होती है, रोम्बस के अंदर अगर आपकी सिर्फ चारों साइड इक्वल हो जाए ना, सिर्फ आप चारों साइड को इक्वल प्रूव कर दो, तब भी वो क्या बन जाएगी, आपकी रोम्बस बन जाएगी। मतलब कि स्क्वायर और रोम्बस में आप फ़र्क समझ गए। अगर चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल नहीं है तब तो वो रोम्बस होगी, और डायगोनल भी इक्वल हो गए तब वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। ऐसी रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल के अंदर आप सब जानते हो कि क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सिर्फ अपोजिट साइड। ये दोनों आपस में इक्वल होती है और ये आपस में इक्वल होती है, और साथ साथ में इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये भी क्या है, इक्वल है। पैरेललोग्राम, अगर क्वेश्चन के अंदर पैरेललोग्राम हो रहा जाए तो मैं वो भी साथ साथ में बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप तो मैथमेटिक्स सीख रहे हो तो आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि पेपर में क्या पूछा जाएगा तो आप क्या प्रूव करके उसको प्रूव कर दोगे, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है ये, लेकिन ये डायगोनल इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये पैरेललोग्राम की खास बात होती है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर के चारों साइड के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सिर्फ चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूँ। आपको क्या निकालनी है, चारों साइड निकालनी है। AB की लेंथ निकाल लो, फिर BC की निकाल लो, फिर CD की निकाल लो, फिर DA की निकाल लो। आप चारों लेंथ निकालो, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स कितने आपके, 9,0। डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ही तो निकालनी है, वो तो हम बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं। और ये कितने हैं, -9,0। AB बताओ पहले, AB कितनी आएगी आपकी, A से लेके B कितना आएगा, 9 में से 9 गए 0 ही आ गए तो, और 6 में से 0 गया 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये तो कितने आएगी आपकी, 6 आएगी। BC निकाल लो, BC निकालोगे देखो ये वाली 9, और ये दोनों अपोजिट साइन के तो दोनों ऐड हो जाएंगे,
18 का स्क्वायर, और 6 में से 6 गया 0, तो मतलब ये कितनी आ गई 18। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अब आगे आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत है क्या? अगर चारों साइड इक्वल होती तब बनता ये रोम्बस या स्क्वायर। तो अब इसमें तो चारों साइड इक्वल कहाँ से आ जाएगी बताओ मेरे को? तो ये क्या बनेगा पक्का रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में आगे सोल्व नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेपेजियम मैंने पहले ही आपको मना कर दिया। स्क्वायर और रोम्बस ये इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि पहली दो साइड ही इक्वल नहीं है, तो फिर चारों कैसे इक्वल हो जाएगी? तो ये सिर्फ क्या बन सकता है आपका रेक्टेंगल। यही आपका ऑप्शन है। आप आगे सोल्व करोगे कर लेना। ए बी बी सी, सी डी निकालोगे ना तो आपकी कितनी आएगी 6, ए डी निकालोगे आप कितनी आएगी 18, और दोनों डायगोनल निकालोगे वो भी क्या आएंगे आपके इक्वल आएंगे, लेकिन डायगोनल्स भी क्या आएंगे आर ऑल्सो इक्वल। तो ये क्या बनेगी रेक्टेंगल। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने क्या सॉल्यूशन किया है, उसको ये मतलब है कि आपने बी ऑप्शन टिक किया है बस। अगर आप बी ऑप्शन लिख के आओगे, ऐसे लिख के आओगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो सही ऑप्शन है बी, तब तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आपको ना तो सॉल्यूशन करके दिखाना ना रेक्टेंगल लिखना, आपको सिर्फ बी लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी चीज़ करके दिखानी है उसको सोल्व। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन देना है, अगर वो सही हुआ तो आपको नंबर मिलेगा। कैसे किया आपने, चीटिंग करके किया है या सोल्व करके देखा है आपने, कैसे किया है उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। अब इसमें देखो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी हो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये हमारा क्या होता है आंसर। लेकिन साथ साथ में मैंने एक बात और बताई थी कि इसके साइन का ध्यान नहीं रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता ना, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q -2, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ये आ जाता तब भी हम एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन आंसर हमारा -4 नहीं होता, क्या होता है 4। मैंने बताया था आपको डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगी ना। ये आपका आंसर आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो निकाल देंगे हम। हमारे को तो फॉर्मूला पता ही है, किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी क्या होता है बताओ, एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में घटाते हैं, ये तो 0 ही आ गया, छोड़ दो। इन दोनों के साइन क्या है नेगेटिव, तो साइन जब नेगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर, आप 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा 8 ही आंसर आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आएगा। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन, मैंने कल आपको बताया था ओरिजन से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो सीधा क्या किया करो, -6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट, और ये कितना होता है आपका 10। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, ये है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो बना लो 2 पॉइंट, 0 5, और ये आपका कितना है बी -5, 0। ए बी निकालनी है आपको, ए बी डिस्टेंस, तो कैसे निकालोगे, देखो ये -5 ये 0, तो मैंने आपको क्या देखा, अगर एक 0 होना तो आप सीधा बस इसका स्क्वायर कर दिया करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ही इसमें ये 5 ये 0, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 25। अच्छा +25 + 25 को क्या मैं 25 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो 50 होता है। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5, यानी कि ये तो बाहर आ जाएगा, ये √2 क्या है अंदर रह जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 5√2। अब इसमें देखो क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर A, B एंड C, द लेंथ ऑफ द डायगोनल। आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि डायगोनल रेक्टेंगल के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो एक डायगोनल निकाल लो वही दूसरा होगा। डायगोनल का नाम क्या है रेक्टेंगल का, AOBC, AOBC, इसी ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आपकी, ए की जगह ओ यहाँ लिख दो, नहीं ऐसा नहीं, AOBC ऐसे ही लिखना है, या फिर ऐसे AOB और C, मतलब कि आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी बीच में। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, O के कितने हैं 0 0, B के कितने हैं आपके 5,0, और आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है। आप मेरे को बताओ, इस डायगोनल की लेंथ तो मैं निकाल सकता हूँ ना, इसकी निकल गई तो दूसरे की भी वही होगी, तो AB निकाल लो आप। AB पूछिए आपसे कितना होएगा बताओ, 5 में से 0 गया 5 यानी कि 25, 3 में से 0 गया 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आंसर है आपका √34, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देखो इसमें क्या कहता है, द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए,
वही आपको पूछा है। मैं एक क्वेश्चन आज स्टार्टिंग में भी आपको करवा चुका हूँ कि ये 3 पॉइंट किस ट्रायंगल के वर्टिसेज है, इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल जो बनेगी वो कौन सी बनेगी। तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे हम। तीनों डिस्टेंस निकालो, ये कितने हैं -4,0, ये है आपका 4,0 और ये है आपका 0,3। तो निकाल लो, अब ए भी निकालो पहले। देखो ए भी आप निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो 4 और ये माइनस अपोजिट साइन के है तो यानी कि प्लस होएगा 64 और 0 0 तो 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 8, क्योंकि 64 का अंडर रूट क्या होता है 8 होता है। BC निकाल लो, ऐसे ही आप BC निकालोगे ये वाली साइड। तो देखो 4 में से 0 गई 4 यानी कि 16 और 0 और 3 का डिफरेंस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आएगा आपका 5। AC निकालो, अगर आप AC निकालोगे तो AC कितनी आएगी, देखो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा आपका 9 यानी कि ये भी 5 आ गई। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी होगी बताओ, आइसोसेलेस होगी। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपकी आइसोसेलेस। डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ आपको आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। ये देखो क्या कहता है, ये पॉइंट है ऐसे, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि P क्या है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। आपको A की वैल्यू बतानी है तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो आप। ये Q पॉइंट आपको दे रखा है, ये R पॉइंट आपको दे रखा है और जो P है ना ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को बीच में लिख दो। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपका a/3 और 4। अब आप मेरे को बता दो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप कैसे करते हो क्वेश्चन को सोल्व। आप कहते हो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, इन दोनों x वाली वैल्यू को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, यानी कि -6 -2 डिवाइड बाय 2। y वाली को निकालने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो a निकालना है और a यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा a/3, ये कितना आ गया -8, -8 को 3 से डिवाइड करोगे -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a कितना आ जाएगा आपका -12 और a आपसे पूछा गया था तो a कितना आ गया आपका -12। ये क्वेश्चन था आपका। ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं सारे कल आपको करवा चुका हूँ। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। y एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटता है, मैंने क्या बताया था, अगर ये निकालना हो आपको कि y एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है तो आपको किस पे ध्यान देना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पे, इन पे ध्यान देना है और इनका क्या निकाल दो रेशियो, साइन को इग्नोर कर दो, माइनस हो चाहे प्लस हो उसको भूल जाओ। इसका आंसर कितना आएगा 5:1, खत्म क्वेश्चन। ये इसका जो है ना लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। देखो किसी भी आप शेप का, किसी भी पॉलीगन का जो पेरीमीटर निकालते हो वो कैसे निकालते हो, उसकी जितनी भी साइड्स होती है उनकी लेंथ को ऐड कर दो, वही तो क्या होता है पेरीमीटर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है एक आपके पास, ये ट्रायंगल बना लो आप, इनका नाम दे दो ABC और तीनों साइड्स की लेंथ निकाल के और तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा पेरीमीटर होगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। आप A भी निकालो, A से लेके B, देखो ये तो 0 0 है, 0 0 हो तो आप इनको भूल जाया करो, बस 0 का स्क्वायर कितना 0, 4 का स्क्वायर कितना 16, इसका आंसर कितना आ गया आपका 4। ऐसे BC निकालो, यहाँ पे भी 1.00 है तो छोड़ दो इसको, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 का स्क्वायर 0 यानी कि ये कितनी आ गई 3। AC निकालो आप, A से लेके C, ये वाली निकालोगे, देखो 3 और 0 का डिफरेंस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 16, ये कितना हो गया 5। तीनों साइड मैंने निकाल दी, आपको क्या निकालना है बताओ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ दो, 3 + 4 + 5, तो आंसर कितना आ गया आपका 12 ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये आपके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे टॉपिक के जितने भी MCQ पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर नया नहीं आएगा, मैंने सब कुछ कवर किया है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपके MCQ तो क्लियर हो ही गए, साथ साथ में आपको क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसके सारे के सारे मैं MCQ आपको 2 लेक्चर में पूरे करवा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।